नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम नवीन फ्लोरिन का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। इस स्टॉक ने हमें पिछले 5 सालों में 678% के धमाकेदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आए हैं नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड के वेबसाइट पर, जहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स पता चली कि क्या काम करती है कंपनी। तो आप देख पाएंगे रेफ्रिजरेशन में काम करती है, एसी में जो गैस की ज़रूरत होती है वहाँ पर काम करने वाली ये कंपनी है। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स में काम करती है। ओवर 45 ईयर्स ऑफ एक्सपर्टीज इन इनऑर्गेनिक फ्लोरिन केमिस्ट्री, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल्स, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर एंड कस्टम सिंथेसिस ऑफ फ्लोरिन बेस्ड इंटरमीडिएट्स। अगर बात करें क्रैम्स के बारे में, क्रैम्स का अर्थ क्या होता है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। क्रैम्स का फुल फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। ये एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स है फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल मार्केट अब ये आउटसोर्स कर देती है कुछ सर्विसेज, उसे ही कहते हैं क्रैम्स। तो क्रैम्स फोकस्ड ऑन अवर 45 ईयर्स एक्सपर्टीज इन फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री। तो यहाँ पर मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप भी वेबसाइट विजिट कीजिए और भी कंपनी के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। तो हम हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इसका और भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं नवीन फ्लोरिन एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1969 रुपीज़, जो कि आज हमें 2.31% नीचे दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में जो रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं वो है 10% के पॉजिटिव रिटर्न्स। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 17.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो धमाकेदार रिटर्न्स 200% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। एक साल में पैसे को किया है 3 गुना। 5 साल के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर रहा है। 678% के धमाकेदार रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पीई रेशियो है 24.41, जबकि सेक्टर का पीई है 20.92। प्राइस टू बुक रेशियो है 7.06, सेक्टर का प्राइस टू बुक है 1.91। डिविडेंड यील्ड है 0.54% की, जबकि सेक्टर की डिविडेंड यील्ड है 1.9% के आसपास। कंपनी के बारे में तो हमने जान लिया है, कंपनी के प्रोफाइल को हम नहीं पढ़ने वाले। यहाँ पर ज़रा सा देख लेते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। रेवेन्यू 2017 में 0.79 के करोड़ के आसपास थी, जो बढ़कर 2020 में 1.09 करोड़ के आसपास हो चुकी है, यानी कि ग्रोथ देखने को मिल रही है। और उससे भी ज़्यादा ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिलती है। 2017 में प्रॉफिट था 0.13 करोड़ के आसपास, जो कि बढ़कर 2020 में 0.40 करोड़ हो चुका है। अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यहाँ पर देख लेते हैं हमें क्या पता चलता है। इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ होती है 3.82% के आसपास, जबकि नवीन फ्लोरिन की 12.01%। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ा है 1.79% से 2.47% हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम 6.73% का एवरेज है, जबकि नवीन फ्लोरिन का 49.58% है। यहाँ पर ग्रोथ व्यू जरा देख लेते हैं कैसी सिचुएशन बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे ओवरऑल हर एक बेसिस पे हमें ग्रोथ ही देखने को मिल रही है पिछले 4-5 सालों से। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 18-19 में थोड़ी सी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी नेट प्रॉफिट में। बाकी जो दूसरे फाइनेंशियल ईयर देखने को मिल रहे हैं हमें ग्रोथ बेस्ड कंपनी दिखाई देती है। बैलेंस शीट को भी चेक कर लेते हैं, कंपनी पर डेट है या नहीं वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में जाएंगे तो हमें पता चलता है लॉन्ग टर्म डेट 15.33 है, जो कि हम कह सकते हैं कि मैनेजेबल है। 15 करोड़ के आसपास का ही डेप्थ, तो हम कह सकते हैं ओवरऑल डेप्ट फ्री कंपनी हमें दिखाई देती है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल प्रमोटर की होल्डिंग है 30.51%, जिसमें से थोड़ी सी प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर प्लेज की गई है। 1.04% के आसपास की प्लेज प्रमोटर होल्डिंग दिखाई दे रही है, जो कि थोड़ी सी चिंताजनक बात है। म्यूचुअल फंड के पास है 17.24% के आसपास की होल्डिंग। डीआईआईस के पास है 18.86% की होल्डिंग। एफआईआईस के पास है 19.41% की होल्डिंग। अदर पार्टीज यानी कि हमारे आप जैसे लोगों के पास है 31.21% के आसपास की होल्डिंग।
यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में ध्यान दे देते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन 24.47 है जो कि पिछले साल से बढ़ा है, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 37.8 है जो कि पिछले साल से हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, वो भी एक अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज़ के बारे में बात करें तो ROE 28 के आसपास है, पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ही अच्छी बात। ROCE 17.9 है जो कि पिछले साल से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ज़्यादा चिंता की यहाँ पर बात दिखाई नहीं देती, ज़्यादा गिरावट हमें ROCE में दिखाई नहीं दी है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो 25.08 है जबकि वो 11.4 था पिछले साल। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अच्छी खासी ग्रोथ रिटर्न ऑन एसेट्स में भी दिखाई दे रही है। अगर आपको ये सारे रेशियोज पता नहीं चल रहे हैं, इनका मतलब क्या है वो पता नहीं चलता है, तो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज मैंने बनाई है, प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो करंट रेशियो 4.42 है जो कि पिछले साल से बढ़ चुका है, हालांकि थोड़ा सा कम रहता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। क्विक रेशियो 3.53 है, 2.454 था पिछले साल, तो वहां पर हमें यह रेशियो बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर बात करें लेवरेज रेशियोज के बारे में तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि टोटली डेट फ्री कंपनी है। 15 करोड़ के आसपास का ही डेट है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैनेजेबल डेट है, हम कह सकते हैं कि डेट फ्री कंपनी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 129 बहुत ही अच्छा नंबर है, हालांकि पिछले साल से कम हुआ है लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 129 भी बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है। अगर बात करें टर्नओवर रेशियोज के बारे में तो एसेट टर्नओवर रेशियो है 65.18, पिछले साल से हालांकि कम हुआ है जो कि एक चिंताजनक बात है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6.72 है जो कि 8.9 था पिछले साल, तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है, ये भी थोड़ी सी चिंताजनक बात ज़रूर है। कंपनी का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लेते हैं तो आप देख पाएंगे कंपनी ने 2004 में, 5 में, 6 में, 7 में और 2008 के बाद तो साल में 2 बार कंपनी ने डिविडेंड देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है कंपनी के डिविडेंड का। तो अब यहाँ पर समझ सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। हमने वेबसाइट भी विजिट की और मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप भी वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहाँ पर और भी डिटेल्स हैं वो आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस से हमें पता चलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने से पता चलता है कि कंपनी ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर कंपनी ग्रोथ के कागार पर हमें जाती हुई नजर आती है, तो अच्छी कंपनी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन कौन से लेवल्स पर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चार्ट्स पर चलते हैं, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1000 का लेवल ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया था जब मार्केट में भयंकर गिरावट थी, और उसके बाद इसमें जो तेज़ी बनी हुई है 2000 के भी ऊपर हमें स्टॉक जाता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख पाएंगे पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में तो फिलहाल तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 66.45। आप देख पाएंगे हाईली ओवरबॉट जोन में चला गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है, हालांकि अभी भी 66 का नंबर भी स्ट्रॉन्ग ही माना जाता है। अगर बात करें यहाँ पर इसके RSI के नंबर के बारे में तो RSI का नंबर 62.12 है। आप देख पाएंगे यहाँ पर भी करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन 62 भी स्ट्रॉन्ग नंबर ही माना जाता है। MACD की बात करें तो MACD में बुलिश क्रॉसओवर फिलहाल तो बना हुआ है, लेकिन पूरी तैयारी दिखाई देती है कि यहाँ पर एक बेयरिश क्रॉसओवर हो सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुका था, इसीलिए करेक्शन भी देखने को मिला है। अपर बैंड है 2083 के आसपास का लेवल, मीडियन जो है वो है 1844 का लेवल। लोअर बैंड के बारे में बात करें तो वो है 1600 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। पिवट लेवल है 1761 का लेवल, जिसके ऊपर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। 1913 का रेजिस्टेंस टूट चुका था, लेकिन उसके ऊपर 2066 का रेजिस्टेंस लेवल टूटा तो था, लेकिन वहाँ पर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया और वापस गिरावट देखने को मिली। नीचे के सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 1608 और उससे भी नीचे जाए तो 1456 का लेवल भी दिखाई देता है। ऑल टाइम चार्ट पर चलते हैं, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट स्टॉक ने बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे स्टॉक धमाकेदार रहा है, धमाकेदार मूवमेंट बना कर दी है, मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। डीप करेक्शन तो कभी भी देखने को मिला ही नहीं है। 1 से 1.5 साल 2018 से 2020 तक हम कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हमें कंसोलिडेशन का फेज दिखाई दिया था। 500-700 के आसपास की रेंज पर ही ट्रेड करा था, लेकिन उसके बाद इस पर स्टॉक में आग लगती हुई नजर आ रही है। 2000 के आसपास भी स्टॉक हमें पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 20 मंथ्स के EMA के आसपास जनरली ये सपोर्ट लेता था, और वो लेवल भी फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 1200 के आसपास का लेवल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पोजीशंस के बारे में। मैंने फिलहाल इसमें बिल्कुल भी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दी थी, फिर भी अगर आपने ऊपर बाय करके रखा है फोमो में आकर तो कंपनी वैसे तो बुरी नहीं है, यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर
शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। आपने अच्छा खासा मोमेंटम थोड़ा सा मिस कर दिया है, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो फिर भी अच्छी खासी इसने रैली दिखाई है, तो शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं फ्रेश बाय के बारे में। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, एक्टिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए एक लेवल में बताना चाहूँगा। 20 डेज़ के ईएमए के आसपास ही बार बार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और वापस हमें तेज़ी कंटिन्यू रखता हुआ नजर आता है। मीडियन के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, वापस तेज़ी दिखा रहा है, और कभी भी गिरावट हो भी जाती है तो 50 डेज़ का जो ईएमए है वहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेने के बाद वापस तेज़ी दिखा रहा है। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर यहाँ पर 1800 से 1870 के आसपास स्टॉक अगर आपको दिखाई देता है तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी मैं लेवल बताना चाहूँगा। लोअर बैंड वॉलेंजर बैंड का जो बनकर आता था वो भी 100 डेज़ के ईएमए के बिल्कुल ही नज़दीक था। तो 100 डेज़ का ईएमए 1600 के आसपास बनकर आता है, तो वहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो जो कि है 1600 के आसपास का लेवल, इसके आसपास स्टॉक कहीं पर भी आपको दिखाई देता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग यहाँ पर इनिशिएट की जा सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।